गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि यहाँ बहुत दिन हुए हमने अपने मन के छत छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। थैंक यू। मैं रोहन परमशिव। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो ये है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात की वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह में मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर तो जरा सी प्रतिकूलता पर घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी ना सोचूंगा उन बातों को, ठीक है जाने दो, सोचने से क्या ही होता है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के साथ समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधुली छाया नाच उठती है। गुड मॉर्निंग। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कुभा, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला, जिन्होंने मैदान से ही इन नदियों को देखा होगा। रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ, वह रूप की हिमालय को ससुर और हमारा शरीर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। ये तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जांच करवा अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। मैं कुशाग्र जरारिया क्लास 7 से हिंदी का चैप्टर 2 दादी माँ पढ़ने जा रहा हूँ। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो ये है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे संजो कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ाया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पाखी दूंगी मालकिन रामी की चाची रोते हुए दोनों हाथों से आंचल पकड़ते दादी माँ के पैरों की ओर झुक गई। बिटिया की शादी है, आप ना दया करोगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी मैं नहा कर आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई।
जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाले कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ कि अच्छा, अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो। सोचने से होता ही क्या है। पर बस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा, अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, अनिल कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदे। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में ही खोई हुई लगती थी। संभ्रात महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। हम पंछियाँ मुक्त गगन के पिंजराबद्ध ना रह पाएंगे। कनक तीलियों से टूटकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कोई भली है कटुक ने बोली कनक कटोरी के मैदे से। थैंक यू मैम। कमजोरी ही है, पर सच तो यह है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा, अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो। सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है कि जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच
दिन में चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सदा टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुआ, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसन आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार बर्तन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी भी काम में उनकी अनुपस्थिति विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहर उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक की कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात में जाने के बाद पहुंचा था। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माँ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा, दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनके स्नेह कातर आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रवि, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वत राज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। कमजोर ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी, बरसात और बसंत दिखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाले छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब उन बातों को कभी नहीं सोचूंगा। ठीक है, जानने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के सामने समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे कुमार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही डोले ले रहा है। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर संध्या टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई।
दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसन आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानो, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से ना करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को क्यों, सभी जानते हैं कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निगसार में दादी माँ किसी बड़े पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी थी। सो न होगा धन्नो, रुपये मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म ही है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी। क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, धोती तो बदल लो दादी माँ। मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गईं। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा है ही नहीं। बाबू बोले, रुपया का कोई देता नहीं, कितने को तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से रो गए। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलाने वाला। इस अधूरे वाक्य को ये ऐसे विचित्र किंतु मगर मधुर गंध से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार स्थिर हो उठते। इसके स्नेहास्पद कंठ से फूटा हुआ गाना सुनकर निकट में मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियों चीखों को उठाकर के पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्वर्ती छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इखलाते हुए बच्चों का अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला। अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है भला, आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ता।
बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहसिक्त बातें याद आती रहीं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित मैं यही इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली और अम्बी लेंदे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और है भी इस समय मेरे पास एक तो नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर मिठाई वाला पाठ से रीडिंग करने जा रहा हूँ। इस पाठ के रचयिता भगवती प्रसाद वाजपेयी है। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़ा, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अकेलियां के मारे घर में कोहल मचा रहता था। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने मन में खोई हुई लगती थी। संभ्रांता महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ, दादी, नानी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज, यही ब्रह्मपुत्र समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनके यह भावभंगी एवं इनकी यह उल्लास कहाँ गायब हो जाती थी मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। भागी जा रही हैं, वह कौन सा लक्ष्य है जिन्हें इन्हें बेचैन कर रहा है। अपने महान पिता की विराट प्रेम प्रकार भी अगर इनके हार्दिक ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधु अधिवक्ताएं, उपवक्ताएं जैसे हैं इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सोर, चिनार, सफेदा केला बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ रहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र, पुत्र, मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बारी अस्थिर हो उठता। उसके सहन भीषण कंठ का से फूटा हुआ गाना सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को लिए अपनी गोद में लिए
दिखने लगती। गलियों और उनके छोटे छोटे धानों में खेलते हुए झुटलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वह पैसे लेकर खिलौने का मोल भाव करने लगते और पूछते, दादी माँ पार्ट 2। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमनासा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलौरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधखली घासें, घेहूर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी से सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारे पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। पर्वत से सीखो गर्व से शीश उठाना, सागर से सीखो जी भर के लहराना। प्रकृति नहीं सिखाती किसी को ठुकराना, उसे बस आता है सबको अपनाना। नमस्कार, मैं अक्षय चतुर्वेदी कक्षा 7वीं फ से आपके समक्ष नागार्जुन द्वारा लिखित पाठ हिमालय की बेटी का एक हिस्सा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये तो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं समुद्र, जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है।